बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सोशल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। अब वो एनिमल्स जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं उनकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम किसमें, सोशल बायोलॉजी में। सोसाइटीज़ क्या है, सोसाइटीज़ कब बनती हैं, जब लोग जो हैं वो मिलकर रहते हैं, ठीक है। और वो मिलकर क्यों रहते हैं, उनकी ज़रूरियात एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट होती हैं और वो एक दूसरे को किस तरह से फ़ायदा या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और वो किस तरह से बायोलॉजिकली उनकी बिहेवियर को, उनकी साख्त को, उनके फ़िज़िकली और मेंटली जो भी उनकी बिहेवियर्स हैं, उनके रवैये हैं, उनको किस तरह से डील करती है, उन पर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, उसे हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं जी। तो सोशल बिहेवियर है रिज़ल्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है जी। एवोल्यूशन का, अब एवोल्यूशन का वर्ड क्या है, इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से हमारी बिहेवियर में चेंज आती गई, हमारे रहन सहन में, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने सोने में, हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं उनमें। एवोल्यूशन का वर्ड ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी चीज़ में चेंजेस आते जाना, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, कहा जाता है कि इंसान जो है वो पहले क्या था, वो क्या था, मंकी। ये एक मिथ है, ये इसमें रियलिटी तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि मंकी था। या आप इसको ये समझ लें कि वो बंदरों की तरह जंगलों में रहता था। बंदर तो नहीं था लेकिन बंदरों की तरह जंगल में रहता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको जब अपने माहौल की, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की समझ आती गई तो उसने देखा कि किस तरह से हम जो है वो शिकार कर सकते हैं, ठीक है। हम शिकार करके खाना भी खा सकते हैं, हम सवाई पत्ते या ये पौधे खाने की बजाय हम शिकार करके भी खा सकते हैं। उसने फिर क्या किया, ये वेपन तैयार कर लिया अपने लिए, ठीक है। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लिए डिफरेंट वेपन्स तैयार करना शुरू किए और देखा कि हम जो हैं वो किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने इन्वायरमेंट और अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से ढल सकते हैं, ठीक। ये एक थ्योरी है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक जितने भी हमारे पास ज़िराफ़ आज के दौर में मौजूद हैं, ये इसलिए हम इनको इस तरह से देख रहे हैं लंबी गर्दन के साथ, क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ जो जिराफ़ थे वो क्या थे, छोटी गर्दनों वाले जिराफ़ थे, कुछ जो थे वो लंबी गर्दनों वाले थे। क्या हुआ कि जोन से ज़िराफ़ें हैं उनकी गर्दनें इस खाने तक पहुंच गई, मतलब कि बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर वाले पत्तों तक पहुंच गई, तो उनको वहाँ से तो खाना आराम से मिल गया, ठीक है जी। लेकिन जो ये हमारे पास छोटी गर्दनों वाले थे, इनकी जो मुंह था ये इस अपने खाने तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि इनकी गर्दनें छोटी थीं। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये वाले जो छोटी गर्दन वाले जिराफ़ हैं ये क्या होते गए, ये नापैद होते गए, ठीक है जी, ये ख़त्म होते गए, ठीक है। इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी क्या रह गए, बाकी सारे हम जो हैं वो लंबी गर्दन वाले रह गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इन्वायरमेंट में खाने के लिए जो भी चीज़ थी वो उनको ईज़िली मिल रही थी, तो इसलिए इन्होंने ही क्या किया, आगे सरवाइव कर लिया, बाकी सारे ख़त्म हो गए। तो इसको हम कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया और उनकी जीन्स में ये चीज़ कैसे आ गई और एवोल्यूशनरी तौर पर वो पिछले वाले जो छोटी गर्दन वाले थे वो किस तरह से ख़त्म हो गए और हाल ही ये वाले जो थे वो ज़िराफ़े रह गए और उन्होंने आगे सरवाइव कर लिया। ये 2 तरह के क्रोज़ हैं, ठीक है जी। इन दोनों की जिसामत में आपको काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। ये वाला जो क्रो है ये आम तौर पर आम हमारे इन्वायरमेंट में जो हम जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें आम घरों में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये वाला जो क्रो है ये नॉर्मली जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और ये इसकी जिसामत में उसकी जिसामत में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसने इस वाले जो हमारे पास जिसकी जिसामत थोड़ी बड़ी है, फर भी हमें इसमें ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसने रहना होता है कहाँ, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे रहना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर है इसका प्रेशर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो जब इसने यहाँ पे फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा
ताकत की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है जी, इसको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जिसामत थोड़ी सी आप ये समझ लें एज़ कम्पेयर टू दिस क्रो बड़ी एक बॉडी बिल्डर वाली लग रही है, ठीक है। देखो ये क्रो जो है ये हमारी आम घरों वाला आम सा क्रो है जिसने बस काहीं काहीं करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। और इसलिए क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, यहाँ का इर्द गिर्द का जो माहौल है वो नॉर्मल है। तो अभी देखिए इन दोनों क्रोज़ ने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो बायोलॉजिकल फिगर है इसको इसी तरह से जो है वो बना के रखा है ताकि हम अपने उस ख़ास किस्म के माहौल में सरवाइव कर सकें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन ये है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। अब आप ये देख लें ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट कहता है हमारे पास जिसमें वाटर है, एयर है, सनलाइट है, सॉइल है। और ऑर्गेनिजम्स क्या आ गए, एनिमल्स, प्लांट्स, जिसमें फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी जानदार हैं, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, फिशेस एंड एनी बर्ड, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जितने भी इन्वायरमेंटल, इनको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। क्या कहते हैं, सॉरी, एबायोटिक फैक्टर्स हम इनको कहते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं क्योंकि ये लिविंग होते हैं, ठीक है, और ये नॉन लिविंग होते हैं। सो एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर बायोटिक फैक्टर सर्वाइव नहीं कर सकते और इसी तरह से बायोटिक फैक्टर्स के बगैर एबायोटिक फैक्टर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं खाने पीने में अपनी डिफरेंट चीज़ों के लिए। और इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी किस पे, हम ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट हैं और हम भी इस खाने पीने के लिए, अपने फूड के लिए जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे। इवन के सर्वाइवल के लिए भी, अपने मेडिसिन वगैरह के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेस्ट, इवन के लिविंग जहाँ पे हम रह रहे हैं, घरों के लिए, घरों में कितनी चीज़ें हमारे पर वुड से बनती हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनके लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी और साथ में इन एबायोटिक फैक्टर्स पे भी। क्योंकि जाहिर है जब ये एबायोटिक फैक्टर्स ही मौजूद नहीं होंगे तो इनमें से भी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी। तो असल में ये जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे 4 तरह के एनवायरनमेंट्स आपको शो किए जा रहे हैं, ठीक है जी। वो कौन से एनवायरनमेंट हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो खूबसूरत सा जो मैदानी इलाका होता है वो है, ये हमारे पास आबशार है, ठीक है जी। इसके में ये डेजर्ट्स का इलाका है, ये हमारे पास माउंटेनी इन्वायरमेंट है। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स भी मिलेंगे, ठीक है जी, और डिफरेंट ही तरह के प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह का हमें टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे भी हमें ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और इसमें भी हमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स मिलेंगे और यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सारे ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स और प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। और क्योंकि देखें अब हमारे पास अगर एक हिली एरिया का, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सोशल बायोलॉजी में बात की कि हिली एरिया का जो अगर कोई क्रो है वो आगे डेजर्ट में रहना शुरू कर देगा तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, हम किस तरह से उन पर डिपेंडेंट हैं और हमें वहाँ से क्या जो है वो हेल्प मिलती है, क्या फ़ायदा होता है और हम उनको क्या फ़ायदा देते हैं, इस सब को हम डिस्कस करते हैं किस में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं।